सिर्फ सच। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय लोगों के लिए घोषणाओं और कार्यों का मानो पिटारा ही खुल गया। अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे जनजातीय कल्याण के कई कार्यों का जहां बखान किया, वहीं मंच से कई ऐलान भी किए। जनजाति से जुड़े जननायकों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी देश का इतिहास लिखा, वे जनजातीय नायकों के बलिदान को लिखना भूल गए। गृह मंत्री कांग्रेस पर भी हमलावर रहे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने कभी भी जनजातियों का कल्याण नहीं किया, बस बातें ही की है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहाँ के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में, जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया, परंतु उनके मन पर, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार हुए। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त, और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम होगा। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया उनमें उनका नाम नहीं है, निशान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी जबलपुर में पिसनहारी की एक यहाँ पर धर्मशाला है, वहां पर 16 दिन तक रहकर जब मैंने गुजरात में सुना कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसी प्रकार बलिदान दिया, मेरे मन में बहुत कौतुक था कि एक कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। तब मैं इसको देखने के लिए आया था, बेड़ा घाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला। परंतु मित्रों, देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेक वीर बलिदानी जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है? उनके बलिदान को हम भुला देंगे क्या? कोई भी देश की नई पीढ़ी चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित
उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। कई लोग जब यहाँ आया हूं तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं, जहां पर रघुनाथ साहब और शंकर साहब का बलिदान। क्या आज स्मारक जो बनेगा, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को एक पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे। दुर्गावती का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती के वंश में ही रघुनाथ साहब और शंकर साहब हुए और रानी दुर्गावती ने भी, वीर रानी दुर्गावती ने भी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और वही प्रेरणा लेकर शंकर साहब और रघुनाथ साहब ने बलिदान किया। मित्रों, जैसे शिवराज जी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। अलग अलग दल खड़ा करती है, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजातियों के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना करती। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण की फैसले वो तभी हो सकते हैं जब पार्टी का विचार, पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का विचार और उनके आचार दोनों के बीच में एक वाक्य था। भाषण के अंदर जनजाति कल्याण की बात करना और उसको जमीन पर उतारना, ये बहुत अलग चीज है। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों को विकास करने के लिए ढेर सारे कदम पहले भी उठाए गए, आज भी उठाए, मोदी जी ने भी ढेर सारे कदम उठाए, मगर शिवराज जी ने आज जनजाति के लोगों को अधिकार देने की शुरुआत की है और मैं मानता हूं एक नए प्रकार की। मित्रों, मोदी जी ने आने के बाद मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले मेरे जाने के बाद जरूर प्रेस करेंगे, मगर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। वार्षिक बजट जो होता है जनजातियों के लिए, वो 2013-14 में 4200 करोड़ था। जरा जोर से बोले कितना था? जोर से बोले कितना था? 2021-22 में उसको बढ़ाकर 7900, मतलब 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, इसके अलावा अलग अलग शेड्यूल टाइप कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़, 21,500 में फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के, जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित, तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900 करोड़ रुपया 4 गुना करने का काम। अब मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस के किसी नेता को, भैया आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था, उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बड़ा काम किया है। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए हैं उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है,
ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते, इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत हुई है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना मोदी जी की कल्पना से ही हुई। पहले 18 थे पहली टर्म में, उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 27 करने का काम इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट का परिव्यय 7 करोड़ पहले होता था, इससे बढ़ाकर 150 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आदिवासी दिन भर मेहनत करता है, जनजाति के मेरे भाई मेरी बहनें दिन भर मेहनत करती है और जब एक वन उपज को खरीद कर बेचने जाते हैं कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस के जमाने में, मैं इसलिए कंपैरिजन कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले शाम को मैदान में आएंगे, उन्होंने स्पेसिफिक इस चीज का जवाब देना चाहिए। 9 राज्यों में केवल 10 उत्पादों को कवर किया गया था और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को उसमें कवर कर 10 की जगह 49 उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की है। 49 उत्पाद 25 राज्यों में 37,000 स्वसहायक जूथ बनाए गए और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कल्पना की गई और नियमों से ही अधिकार मिलते, निर्णयों से ही अधिकार मिलते। पहले खदान से अंदर से खनिज निकाला जाता था, कोयला निकाला जाता था, लोहा निकाला जाता था, एल्यूमिनियम पीतल निकाला जाता था, उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, उस क्षेत्र का विकास नहीं। और खदानें ज्यादातर हमारे जनजाति क्षेत्रों में ही है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत एक निश्चित हिस्सा वो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए करा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत होगा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपया, 51,000 करोड़ रुपया जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से किया गया। छात्रवृत्ति भी बढ़ाई गई, लगभग 2,000 करोड़ रुपया इस बार 30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और मणिपुर के अंदर जहाँ ट्राइबल बहुल है वहाँ पर एक खेल इंडस्ट्री बनाने का भी काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी हर राज्य सरकार जनजाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है और समर्पित भी है। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार शंकर साहब और रघुनाथ साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले हजारों सालों में ये पिता पुत्र के बलिदान को हमारा समाज, हमारा देश और विशेषकर युवा अपने दिल में संजो कर रखेगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर भारत विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, अलग अलग नाम से, अलग अलग काम से, अलग अलग बात से जो जनजाति समाज को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सफल मत होने दीजिएगा। देश का विकास जनजाति समाज और बाकी सारे समाज एकत्रित होकर भारत का भी विकास करे, अपना भी विकास करे, इसी में हमारा भला है। और ये सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार हो, दोनों, मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ कि जनजाति विकास के लिए समर्पित सरकारें हैं। फिर से एक बार हम सब मिलकर ये दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे, हम सब मिलकर और उनकी पुण्य स्मृति से प्रेरणा लेकर आगे पर हम भी भारत कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और यही मेरा भी संकल्प है। तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम में जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए
मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहाँ उपस्थित लेने का निमंत्रण देकर मेरे मन में जो था इसको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। और फिर से एक बार इन्होंने आज लंबी सूची जो जनजाति कल्याण के लिए यहाँ से घोषित की है और मुझे विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो सूची को वो नीचे तक आदिवासी भाई बहनों तक, जनजाति भाई बहनों तक पहुँचाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी ओर से जोहार कहकर आप सभी को नमस्कार करता हूँ। भारत माता की। इधर कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंच से प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए जहां कई नई योजनाओं का ऐलान किया, वहीं जनजातियों पर चल रही योजनाओं का बखान भी किया। उन्होंने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने जनजातीय विकास खंडों में 1 नवंबर से घर घर राशन पहुंचाने की घोषणा की। वहीं इस कार्य में लगने वाले वाहन भी जनजातीय लोगों के होने का ऐलान किया। और रघुनाथ साहब जी के चरणों में अपनी ओर से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, शीश झुका के नमन करता हूँ। आप सभी को भी राम राम, जय सेवा, जय महारानी दुर्गावती, जय राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब और उसके साथ साथ बिरसा मामा की भी जय और बिरसा भगवान की भी जय। अब ये हमने यहाँ प्रस्तुति बेटियों की देखी, वो उस कविता को जो शंकर साहब जी ने लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को हटाने के लिए, मूद मुख दंडन को, चुरारों को चमाई खाई, कूद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज देख कर दई मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे सर्वहारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, बिरती हमारी सुनो ऐ माता पालिका, खाई नहीं मरीक्षण को झेल नहीं करो, अब भक्षण तक्षण करो बैरन को पालिका। इस कविता से शंकर साहब जी ने भी और रघुनाथ साहब जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे आसपास के क्षेत्र में भड़काने का काम किया। यह बात हमने लघु फिल्म में देखी समय से पूर्व, क्योंकि आक्रमण का जो दिन था वो तय हुआ था, मुहर्रम के दिन उस दिन भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन उसी गद्दार के कारण अंग्रेजों को पता चल गया, समय के पूर्व योजना का खुलासा हुआ, वो पकड़े गए और अंत में जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी, प्राण दंड दिया, मृत्युदंड दिया, तो उन्होंने कहा वही कविता एक बार हम फिर दोहराना चाहते हैं। तोप के मुंह से बांध के वो उड़ा दिए गए, लेकिन माथे पर फिक्र नहीं आई। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और भारत माता की पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे अमर शहीदों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और ये एक जनजातीय नायक नहीं, कांग्रेस ने आजादी के बाद, कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब को, भीमा नायक को, खंजा नायक को, खंजा मामा को, बिरसा भगवान को। आज उनको प्रणाम करने का अवसर है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? लोगों के मुंह से कौन है? छाती अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां के कर माटी माथे से कौन लगाएगा? आज कांग्रेस बात करती है जनजाति की, लेकिन मुझे कहते हो कर रहे। और आज मैं बताना भी चाहता हूं कि सचमुच में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। केंद्र में जब माननीय वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अलग से पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया।
सबसे पहले जनजातीय आयोग का गठन अगर किया तो अटल जी के द्वारा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन कैंप, ड्राई फ्रूट पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को दिए हैं। और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए कर रहे मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मध्य प्रदेश में 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रमशालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमने अपने बच्चे जो जनजाति बेटे बेटियां हैं, ट्राइबल बेटे बेटियां, कांग्रेस के जमाने में 200-300 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा के उसको 1100 रुपया प्रतिमाह करने का काम किया। बेटियों की और भी ज्यादा देने का काम किया। एक नहीं अनेकों कल्याणकारी योजना है, उनके बहुत विस्तार से वर्णन में मैं नहीं चाहता, लेकिन आज कांग्रेस जनजाति के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। 15 महीने इनकी सरकार रही, एक काम कभी कांग्रेस की सरकार ने जनजातियों के हित में नहीं किया, उनके कल्याण के लिए नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे कहते हुए गर्व है, इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया आश्रमशाला और छात्रावास के साथ साथ अगर कोई हमारा आदिवासी बेटा बेटी, हमारा ट्राइबल बेटा बेटी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता और किराए से कमरा लेकर पढ़ेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया। हमने फैसला किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर जनजातीय बेटा बेटियों का एडमिशन होगा उनकी फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि विदेश में अगर कोई ट्राइबल बेटा बेटी किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो हमने फैसला किया कि उसकी भी 15-20 लाख रुपया साल की फीस भी होगी, वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। नीट की परीक्षा में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देके सिलेक्शन का प्रयास किया। जेईई मेंस की परीक्षा में हमारे ट्राइबल बेटे बेटी भी चुने जाए, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दी। और गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे कई बेटे आज डॉक्टर, आज इंजीनियर बनकर पढ़ाई कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने के काम में लगे हुए हैं। माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला कर रही है। पेशा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जाएगा जनजाति भाई और बहनों के लिए। और उसमें जो बाकी जातियों के भी निवासी उनके अधिकारों को संरक्षित रखते हुए उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके हितों की रक्षा करते हुए पेशा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। पेशा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देती है। वन भी सामुदायिक संसाधन है, इस कारण पेशा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। और इसलिए हम अमली जामा इसको पहचानने के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे। ग्राम सभा को यह अधिकार है जनजाति बहनों भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधिकारों के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय अमित शाह जी हैं, उनके सामने हमने ये संकल्प व्यक्त किए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल छला और धोखा दिया है। सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर समाज के हर वर्ग का कल्याण का काम करेगी। और उसमें जनजाति भाई और बहन पीछे नहीं रहेंगे। आज से 15 नवंबर तक
का अभियान चलेगा। आपसे भी मेरी अपील है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र के मुखिया है, जनजातीय अधिकारों को देने का हमने ये काम प्रारंभ किया है, इसको आप गांव-गांव ले जाएं, अलग जगह जागरण का मंत्र फूकें और सबको इन प्रयासों से लाभान्वित करवाने का काम करें। एक बार फिर मैं अमर बलिदानी शंकर साहब जी और रघुनाथ साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव में गुमनाम शहीदों को याद करने के इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक का वर्चुअली भूमि पूजन किया। उन्होंने जनजातीय नायकों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सिर्फ सच।